Hi students, welcome to our channel Scholarly Minds. Just today we are going to deal with BAPG 171 Understanding B.R. Ambedkar. ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustannowledge.com पर लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं एंड यू कैन परचेज द गेस्ट पेपर्स. इन केस अगर परचेज करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ अम्बेडकर ऑन स्टेट सोशलिज्म. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड अ यूनिक एंड प्रैक्टिकल व्यू ऑन स्टेट सोशलिज्म. इनका एक अलग यूनिक व्यू था किसको लेकर, स्टेट सोशलिज्म को लेकर. ही बिलीव दैट ट्रू डेमोक्रेसी टू सक्सीड इन इंडिया, it was not enough to give people political rights like voting. Along with the political democracy, there must be economic and social equality. Without this, freedom would remain incomplete. इनका क्या कहना था कि लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल राइट देने से ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आती है. इसके साथ साथ क्या क्या मिलना चाहिए, एक तो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी भी मिलना चाहिए. ठीक है, फ्रीडम इनके बिना इनकम्प्लीट है. ये किसका व्यू था, बी आर अम्बेडकर जी का. इतना समझ में आता है. लेट्स मूव ऑन टू मीनिंग ऑफ स्टेट सोशलिज्म. क्या मतलब है इसका. स्टेट सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर मीन्स दैट द गवर्नमेंट स्टेट should control and manage important industries, agriculture, resources for the benefit of all people. The aim is to reduce inequality and ensure that wealth is distributed fairly among citizens. इनका कहना क्या था कि गवर्नमेंट को जो ये बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर हैं एंड रिसोर्सेज हैं, वो खुद कंट्रोल एंड मैनेज करना चाहिए. किसे, गवर्नमेंट को, ताकि जो भी वेल्थ है वो इक्वली बट सके सिटीजन्स के बीच में और इनइक्वालिटी कम हो सके. ठीक है, की फीचर्स क्या हैं अम्बेडकर स्टेट सोशलिज्म के. फर्स्ट है स्टेट ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज. Ambedkar suggested that major industries such as mining, insurance and large scale factories should be owned and run by state. ये क्या चाहते थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है जैसे माइनिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, बड़ी बड़ी लार्ज स्केल फैक्ट्रीज़ हो गई, ये सब ओन एंड रन कौन करना चाहिए, स्टेट ने करना चाहिए. मतलब स्टेट के पास सारे राइट्स होने चाहिए. This would prevent private individuals from exploiting workers and accumulating too much wealth. इससे क्या होगा, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो इससे वर्कर्स बच जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है तो वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके सब कुछ इक्वलाइज करेगी, किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन होने नहीं देगी. सेकेंड आता है कलेक्टिव फार्मिंग. He proposed that agriculture should be organized on a collective basis. Farmers should work together on land owned by state and the output would be shared fairly. This would improve productivity and reduce poverty in rural areas. अब कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि लैंड है ना, पीस ऑफ लैंड, तो ये स्टेट का हो और यहाँ पर वर्कर्स मिलकर काम करें और इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, सिंपल सा मतलब है कलेक्टिव फार्मिंग का कि सारे फार्मर्स को मिलकर काम करना चाहिए और इससे जो आउटपुट है वो भी फेयरली शेयर हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगी. नंबर 3 पे आते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अम्बेडकर वांटेड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. ये चाहते थे कि रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो कम हो जाए. ही बिलीव्ड दैट द स्टेट शुड इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन. वो ये चाहते थे कि स्टेट इंश्योर करे कि हर पर्सन के पास ये बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल हो. ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर सके. अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट. ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द राइट्स ऑफ लेबरर्स. अंडर स्टेट सोशलिज्म वर्कर्स वुड गेट फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी. ये इनका जो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे किसको, लेबर्स के राइट्स को. स्टेट सोशलिज्म में वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलेंगे,
सेफ वर्किंग कंडीशंस मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। वो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते थे कि लेबर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, वो एक्सप्लॉइट ना हो। वाई अम्बेडकर सपोर्टेड स्टेट सोशलिज्म, लेट्स सी। अम्बेडकर सॉ दैट इंडियन सोसाइटी वॉज डीपली डिवाइडेड बाई कास्ट एंड क्लास। उन्होंने देख लिया था कि इंडियन सोसाइटी बहुत कास्ट, क्लास, इन चीज़ों में बटी हुई है। ही बिलीव दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन वर क्लोजली कनेक्टेड। हम ये आज भी जानते हैं कि कुछ लोग बहुत रिच हैं और कुछ लोग बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हमें पता ही है कि ये कास्ट वास्ट को लेके जो भी चीज़ें चलती हैं, ये तो आज भी हम देख ही रहे हैं। If wealth remained in the hands of few, lower sections of society would never progress. इनके हिसाब से क्या था कि अगर वेल्थ इन कुछ लोगों के ही हाथ में रही तो ये जो लोअर सेक्शन है वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ही ऑल्सो थॉट दैट प्राइवेट कैपिटलिज्म could lead to exploitation, especially of weaker sections like Dalit and poor farmers. Therefore, state control was necessary to protect their interests. इनके हिसाब से क्या था, जो प्राइवेट कैपिटलिज्म है ये लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा, स्पेशली वीकर सेक्शंस को। ठीक है, काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, तो इससे क्या हो रहा है कि इनका तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, इनके साथ तो एक्चुअली गलत हो रहा है। इसलिए वो चाहते थे कि स्टेट कंट्रोल करे उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। स्टेट सोशलिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर इवन सजेस्टेड इंक्लूडिंग स्टेट सोशलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन so that future government would be bound to follow it. However, this idea was not fully accepted. Instead, some of his ideas were included in DPSP, which guide the government to promote social and economic justice. अम्बेडकर जी ने सजेस्ट किया था कि स्टेट सोशलिज्म हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड करना होगा ताकि आने वाली गवर्नमेंट इसे फॉलो करे। लेकिन ये आइडिया को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसे DPSP में लेकिन इंक्लूड कर दिया गया, जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। कंक्लूजन, इन सिंपल टर्म्स, अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म वॉज अबाउट क्रिएटिंग अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी वेर एवरीवन हैज़ अपॉर्चुनिटीज टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। इनके हिसाब से स्टेट सोशलिज्म क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक फेयर और इक्वल सोसाइटी जहाँ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हों और अपनी लाइफ वो डिग्निटी के साथ जी सके। ही बिलीव दैट ओनली व्हेन इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अचीव्ड ट्रू डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट। उनके हिसाब से जब लोगों के पास इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तभी ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी। हिज विजन स्टिल रिमेन्स इम्पॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग इनक्वालिटी एंड इंश्योरिंग जस्टिस इन सोसाइटी। देखो आज भी हम ये चीज़ देख रहे हैं, अगर स्टेट सोशलिज्म को सच में अप्लाई कर दिया जाए बहुत एकदम स्ट्रिक्टली, तो जो वीकर सेक्शन है वो थोड़े ऊपर आ जाएंगे, थोड़ी उनकी जो कंडीशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगी एंड इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। इस तरह से अम्बेडकर जी का स्टेट सोशलिज्म का कंसेप्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। डिस्कस अम्बेडकर्स व्यू ऑन हिंदू सोसाइटी, क्या कहते हैं ये हिंदू सोसाइटी को लेकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, स्पेशली द कास्ट सिस्टम एंड द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय लोअर कास्ट। वी ऑल नो अबाउट दिस कि क्या हमारी सोसाइटी में चलता है, ये कास्ट वाला सिस्टम, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम, इसे मत छुओ, ये पानी हमारा है, ये कुआं हमारा है। क्या ये सही है? नहीं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं और हम सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और ये कास्ट सिस्टम समाज के कीड़े की तरह काम करता है। हिज व्यूज़ वर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल एज डीप स्टडी एंड एनालिसिस। अब उन्होंने भी चीज़ें बहुत सी फेस की हैं, एज वेल एज उन्होंने बहुत स्टडी की है, एनालिसिस किया है कि ये सब क्यों है, इन चीज़ों की हमारी सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो इन चीज़ों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, स्पेशली हिंदू सोसाइटी के स्ट्रक्चर को। क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम, अम्बेडकर बिलीव दैट कास्ट सिस्टम वॉज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ हिंदू सोसाइटी। ये बात तो आज भी अप्लाई होती है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्रिएटेड इनइक्वालिटी। इसकी वजह से लोग ग्रुप्स में बट चुके हैं और इसकी वजह से इनइक्वालिटी आ गई है हमारी सोसाइटी में। ही सेड दैट कास्ट इज़ नॉट just a division of labor but division of laborers. See, this system fixed a person's status by birth which denied freedom and equal opportunity. He argued that such a system stops social unity and progress.
हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी लाइफ फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वहीं हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जिन्हें प्रॉपरली दिन का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? कास्ट सिस्टम की वजह से हम मान सकते हैं, करेक्ट। इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिल पाती है, फ्रीडम नहीं मिल पाता है, किसकी वजह से? ये कास्ट सिस्टम की वजह से। अनटचेबिलिटी एज अ सोशल इवेंट। Ambedkar strongly opposed untouchability. He called it inhuman, unjust. He pointed out that people belonging to lower caste were treated badly, denied basic rights, and excluded from temples, school, and public places. He believed that no society can be considered civilized if it treats some of its members as inferior. बिल्कुल सही। सी इन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया था। उनका कहना था कि ये बिल्कुल गलत है, बहुत अनजस्ट है, और लोअर कास्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है? बहुत बुरी तरह से। उनकी जो बेसिक राइट्स हैं उनसे छीन लिए जाते हैं। मंदिर में मत आओ, स्कूल में मत आओ, पब्लिक प्लेसेस पे मत आओ। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि सोसाइटी को सिविलाइज्ड नहीं माना जा सकता जब वो अपनी ही सोसाइटी के कुछ मेंबर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, इतना इन्फीरियर बिहेव कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ सोशल जस्टिस। अंबेडकर सेड दैट हिंदू सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी. He believed that the principle of liberty, equality, fraternity were missing in it. According to him, without equality, there can be no real democracy. He emphasized that social democracy must go along with political democracy. इनके हिसाब से क्या था कि हिंदू सोसाइटी में इनइक्वालिटी ही बसी हुई है, ठीक है। उनका कहना था कि जो लिबर्टी का प्रिंसिपल है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल है और फ्रैटर्निटी का प्रिंसिपल है, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट है ही नहीं, मतलब गायब है। उनके हिसाब से इक्वालिटी के बिना कोई रियल डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। सो वो क्या फोर्स कर रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ चलाना चाहिए। सी अंबेडकर जी क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें यूनिटी हो, कोई भी किसी को ऊपर नीचा ऊंचा नीचा ये ना समझे, कोई भी किसी को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करके उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ना छीने, सब अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जिए। तो अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. अंबेडकर क्रिटिसाइज सम हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति बिकॉज दे सपोर्टेड कास्ट हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन. सी अब ये जो मनुस्मृति है इसमें कास्ट हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट किया गया है, तो अंबेडकर जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. ही बिलीव दैट दीज टेक्स्ट प्रमोटेड इनइक्वालिटी. इन्हीं टेक्स्ट की वजह से इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में बढ़ गई है. नीडेड टू बी रिजेक्टेड और रिफॉर्म फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. वो क्या चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को या तो रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर इसे चेंज कर दिया जाए ताकि हमारी सोसाइटी बेहतर बन सके. नीड फॉर सोशल रिफॉर्म. अंबेडकर स्ट्रेस दैट सोशल रिफॉर्म वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन पॉलिटिकल रिफॉर्म. अंबेडकर जी क्या कह रहे थे कि हम पॉलिटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा ये ज़रूरी है कि हम सोशली अपनी चीज़ों को चेंज करें. ही बिलीव दैट अनलेस सोसाइटी चेंजेस हिज माइंडसेट, लॉज अलोन कैन नॉट ब्रिंग इक्वालिटी. ठीक है, लॉ लिख दिए, ठीक है, क्या ये लॉ लिखने से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया? नहीं. अब हमें क्या चेंज करना है? सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना है कि हम सब इक्वल हैं, हम सब क्या है, इक्वल है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कास्ट का है, क्या एज है, क्या कलर है, क्या जेंडर है, ये इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है. हम सब आखिर में एक ह्यूमन बीइंग है और हमें अच्छे से अपनी सोसाइटी को पीसफुल बनाना है. ठीक है, क्या बनाना है? पीसफुल. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. हमें सबको अच्छे से ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है. ओके. He encouraged education, awareness and organization among oppressed people to fight against injustice. उन्होंने क्या किया? एजुकेशन, अवेयरनेस, इन चीज़ों को encourage किया उन लोगों के बीच ताकि वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो सके. ओके. Conversion to Buddhism. Due to his dissatisfaction with Hindu society, Ambedkar later converted to Buddhism. He believed that
Buddhism offered equality, dignity, and moral values. He encouraged others to adopt a religion that treats all people equally. देखो, उनको इस हिंदू सोसाइटी से इतना डिससेटिस्फैक्शन हुआ कि उन्होंने खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बुद्धिज़्म क्या दे रहा है? बुद्धिज़्म ऑफर करता है इक्वालिटी, डिग्निटी एंड मॉरल वैल्यूज़, और वो एनकरेज भी कर रहे हैं कि आप सबको भी ऐसा ही एक रिलीजन फॉलो करना चाहिए जो सबको इक्वली ट्रीट करता हो. ओके, इसमें हम कंक्लूजन देखते हैं. अंबेडकर्स व्यू ऑन हिंदू सोसाइटी वर क्रिटिकल बट एम्ड एट रिफॉर्म. वो क्या चाहते थे कि ये जो गलत चीज़ें हैं, हमारे जो समाज के कीड़े हैं, वो हट जाए, हम एक अच्छी सोसाइटी में तब्दील हो जाएं. ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी. हिज आइडियाज़ continue to inspire movements for social justice, equality in इंडिया टुडे. देखो, आज भी हम अगर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सुनने में कितनी अच्छी लग रही है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहाँ पे सिर्फ पीस है, यूनिटी है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, राइट? तो वो एक ऐसी ही सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे इक्वालिटी हो, जस्टिस हो और ह्यूमन डिग्निटी हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब अंबेडकर स्ट्रगल for social justice in British India. B.R. Ambedkar was one of the greatest leaders who fought for social justice in British India. He was born in 1891 in a Dalit, then called untouchable family, and faced discrimination from very young age. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने सोशल जस्टिस के लिए फ़ाइट की थी ब्रिटिश इंडिया में. कब बॉर्न हुए थे वो? 1891 में, इन अ दलित. हम इस वर्ड को जानते हैं, लोग इसे क्या कहते हैं? अनटचेबल. एक ऐसी फैमिली में वो पैदा हुए थे और इस वजह से उन्हें क्या हुआ? बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा. इसी वजह से वो बहुत डिससेटिस्फाइड थे हिंदू सोसाइटी से और उन्होंने कन्वर्ट किया था किस में? बुद्धिज़्म में. ठीक है. डिस्पाइट बीइंग हाईली इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थे वो, ही वॉज ट्रीटेड अनफेयरली इन स्कूल एंड सोसाइटी. ओके, बहुत, ये आप देख लीजिए एक बार. डिस्पाइट बीइंग हाईली इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन्हें बहुत अनफेयरली स्कूल में एंड सोसाइटी में ट्रीट किया गया था. दिस एक्सपीरियंस मेड हिम डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड इनइक्वालिटी. यही एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्होंने ठान लिया था कि अब तो मैं कास्ट सिस्टम के और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट करूँगा और ये चीज़ें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा. उन्होंने बहुत कोशिशें की भी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रू व्यूज़ जो हमने अभी पढ़े उनके. ठीक है, उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि ये चीज़ें हट जाएं. अर्ली स्ट्रगल्स एंड एजुकेशन. अंबेडकर बिलीव दैट एजुकेशन वॉज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर चेंज. सबसे बेहतरीन टूल किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए क्या है? एजुकेशन. अगर आपने एजुकेशन ले लिया तो आप कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं. ही वर्कड वेरी हार्ड, वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ एट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी and the London School of Economics. Even after gaining such high qualification, he continued to face discrimination in India. This strengthened his resolve to fight for the rights of the oppressed. See, उन्होंने क्या किया? बहुत पढ़ाई की, बाहर भी गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इतनी बड़ी बड़ी जगह उन्होंने पढ़ाई की. इतना हाई क्वालिफिकेशन के बाद भी उन्होंने इंडिया में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया. तो इस वजह से उनकी जो सोच थी कि मेरे को लड़ना ही है ये कास्ट सिस्टम को लेकर, तो ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. ठीक है. दिस स्ट्रेंथन हिज रिजॉल्व टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस, कि ये जो लोग सहन कर रहे हैं, ठीक है, इनके राइट्स के लिए मुझे लड़ना है. फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. वन ऑफ द अम्बेडकर्स बिगेस्ट स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस किए थे. ही ओपनली चैलेंज द कास्ट सिस्टम विच ट्रीटेड दलित्स एज इन्फीरियर. ही ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स टू डिमांड इक्वल राइट्स सच एज एक्सेस टू पब्लिक वाटर रिसोर्सेज, टेम्पल्स एंड स्कूल. उन्होंने क्या किया? सीधा कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर दिया जिन्होंने दलित को इन्फीरियर फील करा था, ट्रीट करवाया था. तो उन्होंने क्या किया? मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए. क्या मांगने के लिए? इक्वल राइट्स मांगने के लिए. जैसे कि पब्लिक वाटर रिसोर्स पे सबका हक है तो वो हमें चाहिए. टेम्पल जाने का हक तो सबका है, स्कूल जाने का हक तो सबका है. तो उन्होंने ये मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कराए थे. वन फेमस मूवमेंट वॉज द महड़ सत्याग्रह 1927 वेर ही लेड दलित्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पब्लिक टैंक टू असर्ट देयर राइट्स. क्या किया उन्होंने?
बी आर अम्बेडकर का एक सबसे फेमस मूवमेंट कौन सा था? महर सत्याग्रह। इसमें अम्बेडकर जी ने दलित लोगों के लिए लड़ाई की ताकि वो पब्लिक टैंक से पानी पिएं। इससे अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया सबको कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट्स। अम्बेडकर अंडरस्टूड दैट सोशल इक्वालिटी कुड नॉट अचीव विदाउट पॉलिटिकल पावर। सी, उन्हें ये समझ में आ गया कि अच्छा, अगर पॉलिटिकल पावर नहीं है तो सोशल इक्वालिटी नहीं अचीव की जा सकती। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स सो दे कुड हैव देयर ओन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब उन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की दलित्स के लिए, ताकि वो उनका खुद का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सके। This demand led to conflict with leaders like Mahatma Gandhi who feared it would divide society. अब इस डिमांड की वजह से अंबेडकर जी के थोड़े कन्फ्लिक्ट हो गए लीडर्स के साथ, जैसे कि महात्मा गांधी जी के साथ। इन्हें डर था, किसे डर? गांधी जी को डर था कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर सकती है। इवेंचुअली द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज साइन which provided reserve seat for Dalits instead of separate electorates. उस वक्त बात क्या होता है? पूना पैक्ट साइन होता है। इसमें सीट्स रिजर्व कर दी गई, किसके लिए? दलित्स के लिए, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बजाय उनकी सीट्स रिजर्व कर दी गई दलित्स के लिए, ताकि अब इनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सके। रोल एज अ सोशल रिफॉर्मर। अम्बेडकर वर्क टायरलेसली टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दलित। उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि दलित्स की जो कंडीशन है वो बेहतर हो सके। उन्होंने किताबें लिखी, स्पीचेस दिए, अवेयरनेस फैलाई, किसके बारे में? सोशल इनजस्टिस के बारे में। ही एनकरेज दलित्स टू स्टैंड अप देयर राइट्स एंड रिजेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या चाह रहे थे कि अब दलित्स अपने राइट्स के लिए खुद खड़े हों, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो आवाज़ उठाएं और डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करें। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट सपोर्टेड इनइक्वालिटी एंड लेटर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अलॉन्ग विद मैनी फॉलोअर्स। उन्होंने जो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये सब क्या इनइक्वालिटी को सपोर्ट किया जा रहा है। कुछ प्रैक्टिसेस हम देखते हैं जो इनइक्वालिटी को सपोर्ट करती है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ वक्त बाद वो खुद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, साथ में उनके कुछ फॉलोअर्स के साथ। कंट्रीब्यूशन टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। Although his major role came after British rule, his ideas were shaped during that period. Ambedkar believed in equality, liberty, fraternity. These principles later became the foundation of Indian Constitution, where he played a key role as the chairman of drafting committee. We all know B.R. Ambedkar जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनका जो बिलीव था ये 3 टर्म्स में ज़्यादा था: इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। इक्वालिटी का क्या मतलब है? कि सब इक्वल है, कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, सब इक्वल है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? यानी तुम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले सको बिना अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस के। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? यानी लोग एक दूसरे को अपना समझ कर रिस्पेक्ट करें बिना कास्ट, रिलीजन देखे। चीज़ें अम्बेडकर जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये प्रिंसिपल बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बन गए। ओके, बाद में उन्होंने एक की रोल प्ले किया, क्या बनकर? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनकर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। Ambedkar's struggle for social justice in British India was long and challenging. He fought against deep-rooted caste discrimination and worked to give equal rights to all the people. क्या किया इन्होंने? बहुत स्ट्रगल किए हैं सोशल जस्टिस के लिए, ताकि हमारी सोसाइटी पीसफुल बन सके। और ये जो डीप रूटेड हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की और बहुत मेहनत की ताकि वो सबको इक्वल राइट्स दे सके। हिज एफर्ट्स नॉट ओनली इम्प्रूव द लाइफ ऑफ दलित्स बट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर अ मोर इक्वल सोसाइटी इन इंडिया। उन्होंने सिर्फ दलित्स की लाइफ इम्प्रूव नहीं की है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक इक्वालिटी लाने की कोशिश की है। हिज लाइफ रिमेन्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस इवन टुडे। अब उनकी जो लाइफ है वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी है
है ना, सभी के लिए। कि उनका क्या कहना था कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ स्टैंड लीजिए, आप डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होइए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, राइट्स के लिए खड़े होइए आप। अब देखिए, उनका जो मेजर एम था वो सोसाइटी इम्प्रूव करने का था, इक्वालिटी लाने का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस अम्बेडकर्स व्यू ऑन इंडियन विलेज। डॉक्टर अम्बेडकर हैड अ वेरी क्रिटिकल व्यू ऑफ द traditional Indian village system. Unlike many leaders who praised village as the heart of India, Ambedkar highlighted their weakness, problems, especially related to social inequality and caste discrimination. See, बाकी leaders ने praise किया है villages को कि ये तो heart है इंडिया का, लेकिन अंबेडकर जी ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे उनकी वीकनेस, प्रॉब्लम, स्पेशली जो सोशल इनक्वालिटी वो फेस करते हैं। इन चीज़ों को किसने हाईलाइट किया है? अंबेडकर जी ने, एक विलेज में। ओके, उनका एक क्रिटिकल व्यू था एक विलेज को लेकर। लेट्स सी, विलेज एज अ सेंटर ऑफ इनइक्वालिटी। उनके हिसाब से ये इनइक्वालिटी का सेंटर था। अंबेडकर बिलीव दैट इंडियन विलेजेस वर नॉट पीसफुल और आइडियल प्लेस। उनके हिसाब से ये कोई पीसफुल जगह नहीं है। इंस्टेड ही डिस्क्राइब्ड एज अ सेंटर ऑफ इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। ये एक सेंटर है इनइक्वालिटी का और इनजस्टिस का। उनके हिसाब से विलेजेस वर डोमिनेटेड बाय कास्ट सिस्टम। जो कास्ट ज़्यादा है, जिस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, वो इस विलेज को डोमिनेट करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। वेर पीपल ट्रीटेड अनइक्वली बेस्ड ऑन देयर बर्थ। अब फॉर एग्जांपल ए कास्ट के लोग 100 हैं, है ना, एक विलेज में, और कास्ट बी के लोग सिर्फ 10 हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि डोमिनेंस किसका ज़्यादा रहेगा। इनकी मनमानी चलेगी और ये इन लोगों को अपने हिसाब से चलाने पे मजबूर करेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ गलत हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें अंबेडकर जी को समझ में आ चुकी थी। तो अपर कास्ट हैड पावर एंड प्रिविलेजेस, बिल्कुल। अब इन्हीं में से कोई लीडर बनेगा क्योंकि मेजॉरिटी इन्हीं के पास है। वाइल द लोअर कास्ट स्पेशली दलित फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए दलित ही हैं, तो इनको अब क्या फेस करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेशन, इनका एक्सप्लॉइटेशन होगा, काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, या फिर किसी भी तरह का स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, मंदिर मत आओ, पानी मत पियो। तो ये सब कौन फेस करने वाला है? कास्ट बी। Caste system and untouchability. One of the Ambedkar's main concern was the practice of untouchability in village. उन्हें पता था कि विलेज में ये अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही प्रिवेलेंट है, बहुत चलता है। He argued that village strictly followed caste rules which denied basic rights and dignity to lower caste people. They were often not allowed to use common resources like well, temples or schools. Ambedkar saw this as a major obstacle to social justice and equality. अब कुछ विलेजेस में कैसा होता था कि जो दलित्स हैं उनको वेल्स, टेम्पल्स, स्कूल्स, ये सब अलाउड ही नहीं था यूज़ करना। ठीक है, तो अंबेडकर जी को ये ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा मतलब एक अड़चन बन सकती है किस में? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी लाने में। अब आप सोचिए उन 10 लोगों की क्या हालत हो रही होगी। उनको हर दिन एक नया चैलेंज फेस करना है। ठीक है, उनका ये आर्ग्यूमेंट भी था कि विलेजेस ऐसे कास्ट रूल्स फॉलो करती है जो बेसिक राइट और डिग्निटी देते ही नहीं है लो कास्ट पीपल को, लोअर कास्ट पीपल को। तो वो उनको, अंबेडकर जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था और ये सब अच्छा है भी नहीं बिल्कुल। ठीक है, इन लोगों की क्या गलती है? सिर्फ कास्ट, बर्थ। तो ये अंबेडकर जी इन चीज़ों के बहुत खिलाफ थे। लैक ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स। अंबेडकर ऑल्सो क्रिटिसाइज विलेज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। अब उनका ये कहना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं दिया जाता है विलेजेस में। ही बिलीव दैट विलेज लाइफ फोर्स पीपल टू फॉलो ट्रेडिशन कस्टम विदाउट क्वेश्चन। अब जो चलता आ रहा है वही फॉलो करते जाएंगे बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। अगर 10 साल में शादी करनी है तो बस करनी है। अब क्यों करनी है ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, बस रिवाज है, रीति रिवाज है, चल रहा आ रहा है तो चलने दो। तो ये गलत है। तो अंबेडकर जी ये कहते थे कि ये पुराने कोई रीति रिवाज ही चलाते रहते हैं। देयर वॉज ए लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल ग्रोथ और चेंज। अगर किसी लड़के को या लड़की को शादी नहीं करनी है, चलो हम मानते 20 साल में, अगर उन्हें अभी भी शादी नहीं करनी है लेकिन विलेज में रहते हैं तो करनी पड़ेगी, कोई सवाल कर ही नहीं सकता। अब इनकी पर्सनल ग्रोथ का और चेंज का कोई स्कोप ही नहीं बचता है, बहुत थोड़ा सा बस है। जो लड़ झगड़ लिया वो जीत गया और जो नहीं लड़ पाया वहीं बैठा रह गया, शादी करनी पड़ेगी उसको। पीपल हु ट्राई टू गो अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स ऑफन फेस सोशल बॉयकॉट और पनिशमेंट। बिल्कुल, अब जो फॉर एग्जांपल लव मैरिज, ठीक है, नहीं अलाउड होती है, बहुत सारी जगह पे नहीं अलाउड रहती, लेकिन जो कर लेते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को पनिश किया जाता है कि इनका
खाना पीना बंद करवा दो, इनको कुछ भी अलाउड नहीं होना चाहिए, कोई बात मत करो। तो ये चीज़ें अभी भी कुछ लोग विलेजेस में फेस करते हैं। ऑपोजिशन टू द आइडियाज़ ऑफ विलेज रिपब्लिक्स। Some leaders described Indian villages as a village republic that were self-sufficient and democratic. Ambedkar strongly disagreed with this idea. He argued that villages were not truly democratic because power was concentrated in the hands of few dominant groups. The majority, especially lower caste, had no voice in decision making. अब कुछ लोग, कुछ लीडर्स क्या कहते थे कि विलेज रिपब्लिक है, इंडियन विलेजेस क्या है, विलेज रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या होता है कि गांव के लोग मिलकर अपने रूल्स और अपने डिसीजन और काम खुद मैनेज करते हैं, बाहर की गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। लेकिन अंबेडकर जी क्या बोल रहे हैं कि नहीं, पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही है, कुछ डोमिनेंट ग्रुप के हाथ में ही है, ठीक है। स्पेशली जो लोअर कास्ट है उनकी तो कोई डिसीजन मेकिंग में आवाज़ भी नहीं होती, उनका कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है। जो भी ये बड़े लोग हैं, जो भी मेजॉरिटी हैं, वही डिसीजंस ले लेते हैं, इनका तो कुछ रोल है ही नहीं। तो ये कोई ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। ओके, इनका ये कहना था। नीड फॉर अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अंबेडकर जी सपोर्ट करते थे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ वे टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। इनके हिसाब से ये दो तरीके हैं लोगों की लाइफ सुधारने के। ही बिलीव दैट सिटीज़ ऑफर्ड मोर अपॉर्चुनिटीज़, इक्वालिटी एंड फ्रीडम कंपेयर टू विलेजेस। अगर आप बाहर जाओगे, ठीक है, किसी भी अच्छी जैसे कि बैंगलोर जैसी जगह हो गई या मुंबई जैसी जगह हो गई, तो वहाँ पे सिर्फ क्या देखा जाता है, आपका एजुकेशन, ठीक है। ऐसी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है, इक्वालिटी रहती है और फ्रीडम भी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। हम जब भी शहर वाली जगह में आते हैं तो ये सब देखने को मिलता है क्या, ऐसी बातें करो तो वो अपने को ही गवार समझते हैं कि कहाँ से आ गए हो भाई तुम, है ना। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि ऐसी सिटीज़ में गलत मानी जाती है कि ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपकी अच्छी सोच है, तो आप एक अच्छे इंसान हो और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब आपकी होगी। इन अर्बन एरियाज कास्ट रिस्ट्रिक्शंस वर वीकर एंड पीपल कुड इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अर्बन एरियाज़ में कास्ट रेस्ट्रिक्शंस वीकर हैं, पीपल लोग अपनी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस ईजीली, अच्छे से, बिना किसी ऐसे फालतू रेस्ट्रिक्शंस के इम्प्रूव कर सकते हैं। फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म। Ambedkar emphasized that real progress in India could not happen unless social structure of village change. He called for the abolition of caste system and promotion of equality, education and human rights. For him, social reform were more important than preserving traditional village life. अंबेडकर जी क्या चाह रहे हैं, जो विलेज का स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना पड़ेगा, कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा, इक्वालिटी को प्रमोट कीजिए, एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कीजिए। इससे हमारी सोसाइटी बेहतर बनेगी, ठीक है। उनके हिसाब से सोशल रिफॉर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये पुराने रीति रिवाजों को पकड़ के रखने से, विलेज लाइफ को पकड़ के रखने से फोकस करना है, एजुकेशन पे, इक्वालिटी पे, ह्यूमन राइट्स पे, एक अच्छी सोसाइटी पे, ना कि ये पुराने रीति रिवाजों पर, ठीक है। इन कंक्लूजन, अम्बेडकर व्यूड इंडियन विलेजेस एज अ प्लेस ऑफ सोशल इनजस्टिस रादर दैन हार्मनी। इनके हिसाब से विलेजेस का मतलब सुकून नहीं था, उनके हिसाब से था कि यहाँ पे पक्का इनजस्टिस होते ही हैं। ही चैलेंज रोमांटिक आइडिया ऑफ विलेज लाइफ एंड फोकस्ड ऑन हार्श रियलिटीज़ फेस बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। उन्होंने ये जो विलेज लाइफ की अच्छाइयाँ हैं उनको हटाकर ये जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ क्या होता है उस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। हिज व्यूज़ रिमाइंड अस ट्रू डेवलपमेंट मस्ट इंक्लूड इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम। उनके हिसाब से एक सही डेवलपमेंट कब आएगा? जब सोसाइटी में होगी इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम, सभी इंसानों के लिए, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ इक्वल, ठीक है। आप इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, बाय।